नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बिहार के पश्चिमोत्तर छोर पर लेकर के चलता हूं और मिलवाता हूं आपको फौजी किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना सिंह जी से, जिन्होंने देश सेवा से राजनीति में पदार्पण किया है और समाज सेवा के लिए कटिबद्ध होकर फौजी किसान पार्टी की स्थापना की। आज हम चर्चा करते हैं पार्टी की, इनके द्वारा किए गए कार्यों की और यहाँ के जनता की समस्याओं की। मुन्ना सिंह जी, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में पूरा परिचय दें। और सबसे पहले इसके कश्यप जी, मैं आपको और आपके बिहार हद तक चैनल को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने भी मुझे मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचा पाए। इसके साथ साथ आप सभी जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं कि इस फौजी भाई पे आप लोग विश्वास करें और आप अभी तक करते आए हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आगे भी करें। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी जो भी बातें होंगी। और सबसे पहली बात मैं बता दूं फौजी किसान पार्टी के बारे में। 2018 में जब मैं अपनी लोगों से बात कर रहा था, अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि यार कुछ किया जाए अपने बिहार के लिए। पहले मैं अपना परिचय दे दूं अपने बारे में। मेरा नाम मुन्ना सिंह है और भारतीय वायुसेना में मैं 20 साल रह के देश सेवा और सुरक्षा सीमा पे किया भारत की, और कारगिल युद्ध में भी मैं पार्टिसिपेट किया हूं। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि भारतीय वायुसेना ने मुझे मौका दिया युद्ध भी लड़ने का। इसके लिए मैं भारतीय वायुसेना को दिल से सैल्यूट करता हूँ और अपने उच्च अधिकारियों को भी दिल से सैल्यूट करता हूँ। मेरा जन्म स्थान जो है पश्चिमी चंपारण में है, जो गांधी जी की कर्मस्थली जो है भितियरवा आश्रम, वो मेरा जन्मभूमि है। तो हमारे खून में कहीं ना कहीं तो बिहार की माटी की ललक और वो जोश और जुनून तो है ही। जब मैं वायुसेना में गया 17 साल की एज में, उस समय मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन वायुसेना की देन है ये कि ऐसे ऐसे नौजवानों को जो अभी जस्ट अभी अपनी जवानी की दहलीज पे पैर रखते हैं, उनको इस तरह से ठोक पीट के, जैसे कुम्हार एक घड़े को, एक मिट्टी को ठोक पीट के घड़ा और रामगिलास या कुछ भी बना देता है, वैसे भारतीय वायुसेना हमारे जैसे बच्चों को ठोक पीट के एक अच्छा इंसान, एक अच्छा देशभक्त बना दिया। इसके लिए भारतीय वायुसेना को मैं फिर से दिल से सैल्यूट करता हूँ। अब जहाँ तक राजनीति की बात आई, मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के नरकटियागंज का रहने वाला हूँ। पूरे भारत में मैं घूमा और देखा कि हर जगह के लोग अच्छे हैं, लेकिन मैं चारों ओर जब गया तो मैं ये देखा कि बिहार के लोग पूरे भारत में हर जगह हैं, जबकि भारत के दूसरे राज्यों के लोग बिहार में नहीं है। वो अच्छे पोस्ट पे भी हैं, IAS IPS भी हैं और मजदूर भी हैं। तो दूसरे राज्यों के लोग यहाँ क्यों नहीं है? फिर हमने इस पर काफ़ी स्टडी किया। जब सर्विस में हम थे, उस समय देश सेवा कर रहे थे एयरफोर्स में, तो उस समय उतना ध्यान नहीं जाता था, टाइम नहीं मिलता था। लेकिन जब लोगों से मिलना जुलना हम शुरू किए, और जब 20 साल के बाद जो हम लोग की इनिशियल बॉन्ड होती है, वो हम लोग की इच्छा होती है उसको पूरा करने के बाद आगे सर्विस करें या न करें, देश सेवा करें या न करें। तो जब 19 साल हमारा हुआ तो हमारे दिमाग में आया कि अगर हर कोई 58 साल 60 साल तक अगर नौकरी करेगा, देश सेवा के लिए जाएगा, तो फिर नौजवानों को कहाँ से मौका मिलेगा? फिर हम और हमारे कुछ दोस्त 10-15 लोग, हम लोग के जो बैचमेट थे, हम लोगों ने डिसीजन लिया, यार हम लोग ऐसा करें, हम लोग अब डिस्चार्ज ले लें। हम लोग की बॉन्ड पूरा हो गई, अब हम लोग आगे सर्विस एक्सटेंशन नहीं देंगे ताकि और नौजवानों को मौका मिले। फिर हम लोग डिस्चार्ज लिए। 2010 में हम वायुसेना से डिस्चार्ज लिए अपनी इनिशियल बॉन्ड पूरा करके। उसके बाद फिर हम घूमना शुरू किए पूरे भारत में। पुणे में हम सेटल थे, बिहार आना जाना होता था। लेकिन हमने देखा कि जो 20 साल पहले जो बिहार की स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। स्पेशली पश्चिमी चंपारण की बात करें, आज भी यहाँ शिक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। एक भी नर्सिंग कॉलेज नहीं है, एक भी लॉ कॉलेज नहीं है, एक भी मैनेजमेंट कॉलेज नहीं है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। अब सोच लीजिए, जिला है इतना बड़ा, जो गांधी जी की कर्मभूमि थी, वहाँ शिक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। यानी यहाँ के बच्चे अगर किसी को वकालत पढ़ना है, नर्स बनना है, तो दूसरे स्टेट में जाएंगे। यानी यहाँ का कमाया हुआ पैसा वो दूसरे स्टेट में जाएगा, तो यहाँ विकास होगा कहाँ? या बताइए खुद ही। और यहाँ के जो भी सांसद और विधायक हैं, पता नहीं उनके दिमाग में ये बात आती भी है कि नहीं आती है। अगर आती रहती तो अभी तक तो ये चीज़ें हो गई रहती, लेकिन मेरे ख्याल से उनके दिमाग में बातें आई नहीं, इसलिए कि उस योग्य वो लोग हैं ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि शिक्षा का महत्व क्या है। और मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, कोई विधायक सांसद हमसे आगे डिस्कस कर ले। चंपारण की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा जन्मभूमि है, इसलिए मैं गर्व से और दावे से कहता हूँ, अगर उनके दिमाग में बात रहती तो आज यहाँ नर्सिंग कॉलेज होता, लॉ कॉलेज होता, मैनेजमेंट कॉलेज होता, यूनिवर्सिटी होता, डिग्री कॉलेज होता, जो कि कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, हम स्वास्थ्य की बात करें, आज भी पश्चिमी चंपारण में एक भी ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। अगर हमारे आपके घर का कोई भी सीरियस बीमार पड़ता है
तो सीधे उसको गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली लेके जाना पड़ता है, नहीं तो पटना। और यहाँ पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज से पटना जाना उतना ही टफ है जैसे यहाँ से बम्बे जाना। यहाँ से दिल्ली जाना आसान है, गोरखपुर जाना आसान है, यहाँ से गोरखपुर 3 घंटा लगता है। तो यहाँ के 95% मरीज जो है गोरखपुर जाते हैं। अब ये बताइए, यहाँ का कमाया हुआ पैसा गोरखपुर जा रहा है। गोरखपुर क्या है तो उत्तर प्रदेश है, तो बिहार में कहाँ से विकास होगा? क्यों नहीं कोई विधायक सांसद यहाँ पश्चिमी चंपारण का आज तक इस पे विधानसभा में या संसद भवन में आवाज़ उठाया कि यहाँ भी एक एम्स होनी चाहिए? क्यों नहीं उठाया? जो भी चीज़ हम देखें, आज दक्षिण बिहार में एम्स है, IIT है, एयरपोर्ट है, यहाँ उत्तर बिहार में क्यों नहीं है? वो भी उत्तर बिहार में पश्चिमी चंपारण में क्यों नहीं है? और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी को, कान खोल के सुन लीजिए, ये फौजी का आवाज़ है। भूतपूर्व भारतीय वायु सैनिक मुन्ना सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजी किसान पार्टी में बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन लीजिए। 15 साल आप सत्ता में बहुत सुख किए, अब इस सत्ता को छोड़िए, आप नौजवानों के हवाले कीजिए, फौजियों के हवाले कीजिए। फौजी आ गए हैं बिहार में, अब आपको संभलना पड़ेगा। या तो काम कीजिए, नहीं तो कुर्सी छोड़िए, नहीं तो बिहार की जनता तो आपको हटा ही देगी। अब ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इसलिए कि आप हर 3 महीने 4 महीने पे वाल्मीकि नगर आते हैं, लेकिन आप खुद अपने दिल से पूछिए कि आपने वाल्मीकि नगर लोकसभा के लिए क्या किया है। आपने बहुत पहले घोषणा की थी बगहा को जिला बनाने के लिए, क्या हुआ आपका घोषणा? आज भी आपके पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर लोकसभा में कुछ भी नहीं है। जो हम अभी शिक्षा की बात किए, स्वास्थ्य की बात किए, क्यों नहीं आज तक? दूसरी चीज़, हम एक पर्यटन की बात करें, पूरे बिहार में आप घूमे, सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल आपके पश्चिमी चंपारण जिला में, वो भी वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में। भितियरवा आश्रम जो गांधी जी की कर्मभूमि है, ऐतिहासिक स्थल है, अगर आप इसको डेवलप कर देते, विदेशी यहाँ पे आते, किसको यहाँ पे रोजगार मिलता है? यहाँ की जनता को रोजगार मिलता। वो दिल से आपको धन्यवाद देते। आज तक आपने क्यों नहीं किया 15 साल के शासनकाल में? भितियरवा आश्रम है, गोवर्धना पहाड़ है, वाल्मीकि नगर जो आपका सबसे लोकप्रिय क्षेत्र है, हर 2 महीना 3 महीना पे आप आते हैं, पता नहीं क्या करने के लिए आते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, सरकारी सुविधा पे आते हैं और क्या करके जाते हैं, आज तक यहाँ की जनता को भी नहीं पता है। बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, जनता का प्रतिनिधि होकर मैं पूछ रहा हूँ, जनता तो प्रतिनिधि अब चुन ही देगी। मैं पूछ रहा हूँ फौजी के नाते आपको कि क्यों नहीं आप यहाँ पे विकास किया? आज तक क्या आपने किया? अपनी उपलब्धि गिनाए यहाँ पे पश्चिमी चंपारण की और स्पेशली वाल्मीकि नगर लोकसभा की। आज भी यहाँ पे नंदनगर की बात करें, मैं आज यहाँ लौरिया में बैठा हूँ, ये सभी नौजवान बैठे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी को दिखाएं और इन लोग से मैं सुनना चाहूँगा कि लौरिया नंदनगर की स्थिति क्या है। कि आज गेट पे जाइए तो वहाँ गाय भैंस बंधा हुआ है, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। जो ऐतिहासिक स्थल है लौरिया नंदनगढ़, अगर उसका आप डेवलप कर दें तो यहाँ लौरिया के लोगों का विकास हो जाएगा। विदेशी आएंगे, किसको रोजगार मिलेगा? लौरिया के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के होटल वालों को काम मिलेगा, रिक्शा वालों को काम मिलेगा। क्यों नहीं आपने आज तक ये किया? कहाँ आपके यहाँ के विधायक सोए हुए हैं लौरिया के? क्यों नहीं आपने उनसे पूछा हिसाब किताब? और चुनाव का टाइम आ रहा है तो आप चल रहे हैं बांटने, चल रहे हैं वाल्मीकि नगर फिर दौरा करने। जब चुनाव आता है तब आपके विधायक आते हैं, इससे पहले कहाँ सोए रहते हैं? ये लौरिया के आप जनता से पूछ लीजिए कि यहाँ नंदनगढ़ की क्या स्थिति है। आप लोग बताएं, नंदनगढ़ यहाँ गेट पे क्या है? पार्किंग की सुविधा है? नहीं। कोई विदेशी यहाँ पे आता है? रुकने की कोई व्यवस्था है? उनका खाने पीने की कोई व्यवस्था है? व्यवस्था नाम का है, बस यहाँ पर्यटक है बस। बताइए, ऐतिहासिक स्थल है लौरिया नंदनगढ़, क्यों नहीं है? वाल्मीकि नगर है, भितियरवा आश्रम इतना ऐतिहासिक जगह है, क्यों नहीं आपने ध्यान दिया अभी तक? और बोल रहे हैं कि मैं विकास करूंगा, बिहार में विकास किया हूं। विकास के नाम से आप जाने जाते हैं, अब विकास के नाम पे मुख्यमंत्री जाने जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी ड्यूटी बताना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री 15 साल से हैं और आगे भी आप बनने की चाहत रखते हैं, तो क्यों नहीं किए? आज भी यहाँ पे हमारी एक ही आवाज़ है कि आप या तो सत्ता में रहते हुए यहाँ पे विकास करें पश्चिमी चंपारण बिहार में, और नहीं तो सत्ता को छोड़ें, दूसरों को सौंपें, नौजवानों को सौंपें, फौजियों को सौंपें, किसानों को सौंपें। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। ये आप फौज में रहे जी, भारतीय वायुसेना में जी, रहे, और आप राजनीति में आए, इसके पीछे आपकी क्या मानसिकता है? आखिरकार आज के दौर में नौजवान सर्विस में जाना चाहते हैं और आप एक सर्विस छोड़कर राजनीति में पदार्पण किए, क्या राजनीति का भविष्य उज्जवल है आपके निगाह में? मैं इस पर 2 शब्द जानना। देखिए, जहाँ तक भविष्य की बात है, मैं भविष्य उज्जवल करने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं 7 सितंबर 1990 में भारतीय वायुसेना में गया था। उस समय मेरी 17 साल उम्र भी नहीं हुई थी और मेरी उम्र कम थी, लेकिन मेरी चाहत थी और मेरे जोश जुनून को देख के मेरे पिताजी बोले ठीक है जाओ बेटा। और वहाँ से भारतीय वायुसेना से आया लेटर कि आपके बेटे का उम्र कम है, इनका नहीं हो सकता है, अगर आपको भारतीय वायुसेना भेजना है तो आपको कोर्ट से एफिडेविट बना के देना पड़ेगा कि अगर आपके बेटे को कुछ भी हो गया तो भारतीय वायुसेना इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। और मैं पिताजी को जिद करके बोला कि मुझे जाना है, उन्होंने कोर्ट से एफिडेविट बना के दिया कि अगर कुछ भी हो जाता है इसको तो उसकी जिम्मेवार भारतीय वायुसेना नहीं है। और मैं बहुत कम एज में वायुसेना में गया था, 20 वर्ष में वायुसेना में रहा और वायुसेना को अगेन मैं सैल्यूट करता हूँ
कि उन्होंने मुझे उस लायक बनाया और पूरा भारत घुमाया कि मुझे हर जगह के लोगों से मिलने का, वहाँ के परिस्थितियों को देखने का, वातावरण का देखने का, वहाँ के विकास कार्यों का देखने का मुझे मौका मिला। और आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज बिहार पश्चिम चंपारण के लौरिया में मैं बैठा हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि बिहार में क्या करना चाहिए जिससे बिहार के लोगों की स्थिति अच्छी हो जाएगी और यहाँ पर विकास होगा। जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि जब हम राजनीति में आने की कैसे हुई इच्छा, क्योंकि हमारे जन्मभूमि है पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज, जो गांधी जी की कर्मभूमि हुआ करती है और हर आदमी चाहता है कि अपने जन्मभूमि से लगाव रखे। मेरा भी जन्मभूमि है, मैं पुणे से रिटायरमेंट लिया, वहाँ मैं सेटल हो गया था, लेकिन मैं बोला कि कब तक मैं बाहर रहूँगा अपनी जन्मभूमि को छोड़ के। और ज़्यादातर क्या 90% बिहारियों के साथ यही है कि वो अपनी जन्मभूमि छोड़ के रोजगार के लिए वो दूसरी जगह जा रहे हैं। आप केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, हर जगह आपको बिहारी मिलेंगे, IAS IPS भी मिलेंगे और मजदूर भी ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। आज तक जितनी भी सरकार हुई, जितने विधायक सांसद हुए, क्यों नहीं रोजगार के लिए यहाँ पे वैसा काम किए जो दूसरे राज्यों में यहाँ पे नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? उसी की आवाज़ को उठाने के लिए जब 2010 में मैं वायुसेना से रिटायरमेंट लिया तब फिर मैं अपना पुणे में सेटल हो गया था। लेकिन मैं देखा ये समस्याएं लगी और मेरे ससुर जी जब एक्सपायर किए और मैं पुणे से मुझे आना था तो मुझे रिजर्वेशन की बड़ी दिक्कत हुई। जब कहते हैं ना कि जब आपके साथ समस्या आती है तभी आपकी बुद्धि खुलती है, और जब ये समस्या आई तो मैं बोला कि नहीं, अपने जन्म स्थान चलेंगे। जब मैं अपने नरकटियागंज, अपने जो होम टाउन में मैं सेट होने की सोचा तो देखा वहाँ बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, बच्चों के लिए हॉस्पिटल नहीं है, कहाँ मेरे बच्चे पढ़ेंगे। मजबूरी में मुझे यूपी में अपने बच्चों को, परिवार को रखना पड़ा। मैं बोला जब मेरे साथ ऐसा है तो दूसरे लोगों के साथ क्या होगा। फिर मैंने अपना प्रतिज्ञा किया कि अब कुछ भी होगा मैं अपने जन्म स्थान के लिए और अपने बिहार राज्य के लिए, देश के लिए तो करूंगा। सीमा पे तो मैं किया हूं, अब मैं अपने समाज के लिए, अपने जन्म स्थान के लिए करूंगा। और यही मेरा दृढ़ निश्चय। फिर अपनी मैं पत्नी से बात किया, क्योंकि देखिए कोई भी काम करने के लिए अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी परिवार की सहमति तो चाहिए। अगर आप मर्द हैं, अगर आपकी पत्नी चाहे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी पत्नी से डिस्कस किया, अपने बच्चों से डिस्कस किया, इसलिए कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, आप जाइए, हम लोग आपके साथ हैं, आप जरूर कीजिए। और आज भी मेरी पत्नी, बच्चे और मेरे माँ पिताजी और भाई सभी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि मैं समाज के लिए कुछ करने जा रहा हूँ। पार्टी की स्थापना आपने कब की? ये पार्टी की स्थापना की बात हुई जब हमने देखा है समस्या इतनी और कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो फिर मैं अपनी पत्नी से जब सजेशन लिया और माँ पिताजी से बात किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर हमने डिसीजन लिया कि क्या ऐसा काम किया जाए जिससे समाज में बदलाव आएगा। हमने देखा एक राजनीति ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अगर पढ़े लिखे लोग नहीं जाएंगे तो कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि कानून नियम कहाँ से बनता है? वही विधानसभा से और संसद भवन से बनता है। तो जब वहाँ पढ़े लिखे लोग जाएंगे तभी तो बदलाव आएगा। फिर हमारे दिमाग में आया कि राजनीति में ही जाया जाए, जहाँ से पावर है तभी हम कुछ कर सकते हैं। और हमारे दिमाग में आया और हम काफ़ी लोगों से मिले, राजस्थान गए, तमिलनाडु गए, अपने भूतपूर्व सैनिक संगठन से मिले, युवाओं से मिले, किसानों से मिले, और सभी ने बोला कि नहीं, हम लोग एक अलग संगठन बनाए। और फिर हमारी पत्नी के दिमाग में आया हुआ ये फौजी किसान पार्टी नाम आया। उन्होंने बोला कि आप खुद फौजी हैं, आपके पिताजी किसान हैं, तो फौजी किसान पार्टी क्यों नहीं रखा जाए। और ये जब नाम मैं चुनाव आयोग दिल्ली को जब दिया, उन्होंने सहमति जता दी कि ये पार्टी आपकी नाम की हो सकती है, आप इस पार्टी को बनाएं। और 9 अप्रैल 2019 को दिल्ली चुनाव आयोग ने फौजी किसान पार्टी को रजिस्टर्ड किया और आज ये रजिस्टर्ड पार्टी है दिल्ली चुनाव आयोग से, और बिहार में मैक्सिमम सीट पे चुनाव लड़ेगी। क्या आपको सिंबल भी प्राप्त है? जी, सिंबल अभी प्राप्त, अभी हमने अप्लाई किया हुआ है। 12 तारीख को हमारी दिल्ली चुनाव आयोग में ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन लगी हुई है और इसी सप्ताह में हमारी चुनाव चिन्हा जाएगी। चुनाव चिन्हा जाने से हम लोग काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे उम्मीदवारों को, हमारे साथ जितने दोस्त हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं समाज में, उनको अपना काम करने में। किस तरह की सुविधा आप देंगे तमाम लोगों को जो लोग आपके बैनर तले और आपके कार्य तले आएंगे? उनको किस तरह? जी बिल्कुल सही बात है। अभी तो मैं, जी बिल्कुल सही बात है, जब मैं भारतीय वायुसेना में था तो उतना समय नहीं मिलता था सरकारी दफ्तरों में जाना बिहार के, लेकिन अब मैं लोगों की समस्याओं को लेकर सरकारी दफ्तर में जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, भ्रष्टाचार इस हद तक है कि हर एक आदमी परेशान है। आप किसी भी इंसान से पूछिए जो सरकारी दफ्तर में जाए और बिना एक्स्ट्रा पैसा दिया उसका काम हो जा रहा है। शायद 1% है, 99% जो लोग हैं भ्रष्टाचार के शिकार हैं। और मेरा एक ही सिद्धांत मैं कहता हूँ कि राजनीति का शिकार बनने से बेहतर है कि आप राजनीति का हिस्सा बने। राजनीति का शिकार बन के राजनेताओं को गाली देने, अधिकारियों को गाली देने या गलत बोलने से बेहतर है कि राजनीति का हिस्सा बन के राजनीति में बदलाव लाएं। और यही मैं जनता से कहना चाहता हूं कि आप लोग फौजी किसान पार्टी से जुड़िए। नौजवानों की पार्टी, फौजियों की, किसानों की पार्टी है। एक सरहद पर देश की रक्षा कर रहा है और एक किसान जो खेतों में अनाज को उपाज के उपजा कर हमारी आपकी पेट को भर रहा है। और इस बीच में सभी आते हैं, अधिकारी से लेकर व्यापारी सभी आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी कोई पार्टी से जुड़ के फौजी किसान पार्टी से और बिहार में बदलाव लाएं। आपकी पार्टी, जी, आपकी यानी आपकी क्या सोच है? आप इस यहाँ के किसानों को, यहाँ के नौजवानों को और यहाँ के व्यवसायी वर्गों को, जी जी,
आप कैसे सुरक्षा मुहैया कराएंगे, कैसे उन्हें जो है किसानों को उत्पादित फसलों का आप क्या करेंगे, उन्हें क्या सुविधा मिलेगी, यहाँ के नौजवान वर्ग के लिए आपकी क्या सोच है? जी जी बिल्कुल सही बात है। जब भुज में भूकंप आया था, आप लोग को याद होगा 26 जनवरी को जो भूकंप आया था भुज में, पूरा भुज तबाह हो गया था। कच्छ जिला में जो गुजरात का है, उसके 10 महीना बाद हमारी वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई भुज में। और जब मैं वहाँ गया तो देखा कि जो चारों ओर सुअर घूम रहे थे। फिर हमने पूछा भाई सुअर क्यों? वहाँ के लोगों ने बताया कि जो डेड बॉडी पड़ी हुई है उनको खोद के निकाल के खा लेते हैं, गंदगी सफाई के लिए है। और उस भुज को मैं वहाँ रहते हुए 5 साल में रहते हुए देखा, वो भुज जो भूकंप वाला भुज था वो इतना डेवलप हो गया कि पहचान में नहीं आता था कि यहाँ भूकंप आया है। वहाँ के मुख्यमंत्री उस समय माननीय जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस 5 साल के पीरियड में वहाँ जो हॉस्पिटल बना था वो 5 स्टार होटल की तरफ भुज में हॉस्पिटल है, आप लोग अभी भी जाके देख सकते हैं। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, रियली मैं उनके काम को सैल्यूट करता हूँ जो उन्होंने वहाँ पे काम किया। वहाँ पे गांव में हमने देखा ATM मशीन है। तो अगर एक राजनेता, एक मंत्री चाहे, एक विधायक सांसद का चाहे तो अपने क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता है वो, जो कि यहाँ के बिहार के, हम सभी को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ जो कि नीतीश जी की अभी सरकार है उनको भी बदनाम कर रहे हैं। अब नीतीश जी पता नहीं जो अपना दौरा करते हैं तो वो देख पाते हैं कि नहीं, वो तो मैक्सिमम टाइम अभी नेता हेलीकॉप्टर से जाते हैं। और मैं बिहार से जनता से भी निवेदन करता हूं कि कोई भी नेता मंत्री अगर हेलीकॉप्टर से आता है उसकी विरोध कीजिए कि आप जनता की सेवा के लिए है, जनता ने आपको चुन के जब भेजा है तो उसी जनता जो सड़क पर चले उसी पर आप भी आएँ, गाड़ी से चलाएँ, आपको पता लगे कि सड़कें की स्थिति क्या है। और आप होटल में और गेस्ट हाउस में ना रुकें, आप गांव में रुके और नॉर्मल लोगों के घर पे जाके देखें कि वो कैसे खाना खा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी क्या है। क्या पैदल चल के ज़्यादा दूरियां तय की जा सकती है? सबसे बड़ी बात है कि दूरी तय करने की बात नहीं है, हेलीकॉप्टर से आप दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए जनता ने आपको चुन के भेजा है, आप जनता के समस्याओं के लिए समाधान के लिए आपको वहाँ भेजा गया है, उसकी आवाज़ को उठा के उसकी समाधान करने के लिए भेजा गया है। लेकिन आप तो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, गेस्ट हाउस में रह के खा पी के चले जा रहे हैं, जनता की समस्या तो आपको पता ही नहीं लग रही है। आपकी क्या सोच है? मेरी आप सोच कैसे जो है कि इस बिहार को डेवलप करेंगे, यहाँ के किसानों को कैसे डेवलप करेंगे, युवाओं को क्या सुविधा मुहैया कराएंगे, यहाँ हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर पर आपका क्या जो है? जी बिल्कुल सही बात है। हम देखें यहाँ पे जैसे आप पार्टी का नाम देख रहे हैं फौजी किसान पार्टी, और रियली देश की जान है फौजी और किसान, और इसी के बीच में सभी कोई आते हैं, व्यापारी, अधिकारी, जो भी नौकरी वाले हैं सभी कोई। हम किसानों की सबसे पहले बात कर रहे हैं बिहार में। यहाँ सबसे अगर स्थिति खराब है बिहार में तो किसानों की स्थिति खराब है। कभी प्रकृति की मार बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा हो जाता है, और वो फसल उनकी भगवान भरोसे होती है, इसलिए कि यहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो मैं आज वादा करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजी किसान पार्टी होने के नाते, अगर सत्ता में आती है किसानों के खेतों में बिजली फ्री सिंचाई के लिए, और वो फ्री रहेगी पहली चीज़। और मैं मानता हूं कि अगर किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री हो गई और सिंचाई की सुविधा हो जाएगी तो उनकी 50% समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़, उनकी फसल की बात करें, गन्ना से किसान यहाँ परेशान रहते हैं, गन्ना का पेमेंट नहीं होता है। धान और गेहूं की खेती करते हैं, जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है और धान बेचने के लिए जाते हैं तो उनका सही रेट नहीं मिलता है। यहाँ पर धान की सरकारी रेट 1800 कुछ रुपया है, लेकिन शायद कोई किसान है जो 1800 कुछ रुपये में सरकारी रेट पर धान बेचता हो, इसलिए जब उसको पैसे की जरूरत होगी तो बिचौलिए वो रेट देते नहीं है। तो मेरा दूसरा यहाँ पे किसानों के लिए सबसे बड़ा जो काम है कि यहाँ पे मंडी व्यवस्था करेंगे, सरकारी वहाँ गोदाम रहेगा, सरकारी स्टाफ रहेंगे, किसान के खेत में धान हुआ वो सीधे ले आकर वहाँ पे मंडी में तौला देगा और सरकारी रेट पे 15 से 20 दिन के उसके खाते में पैसा चला जाएगा। उसको घर पे स्टोर करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगी, उसकी स्टोरेज की समस्या दूर हो जाएगी और उसको समय पे पैसा अपना जब चाहे खाते से निकाल के अपना काम करेगा। किसानों के लिए 2 काम मैं प्राथमिकता से करूंगा, और मेरे ख्याल से खुद मैं किसान का बेटा हूं, मैं भी खेतों में जाता हूं। अगर ये 2 काम किसानों के लिए हो जाए, सिंचाई और उसकी फसल की सही कीमत सही समय पे, तो किसानों की स्थिति 90% सही हो जाएगी। बाद में और भी हम लोग की योजनाएं किसानों के लिए, कुछ माफ़ी का भी हम लोग करेंगे, लेकिन सिर्फ घोषणा से नहीं होता है, उस पर हम लोग कार्य करके रोड मैप बना के करेंगे। लेकिन 2 काम हम लोग करेंगे। पर आप चुनाव लड़ेंगे बिहार के? चुनाव लड़ने के लिए तो अभी हम लोग के पास अभी कुछ नए पार्टियों का गठबंधन का ऑफर आया है, लेकिन हमने बोला कि जब उन्हीं के साथ हमें जाना है तो हम बदलाव कहाँ से ला पाएंगे। अगर हमें बदलाव लाना है तो हम फौजी हैं, जब फौजी सरहद पे जब एक बार ठान लेते हैं मरने के लिए गए हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो अभी गठबंधन की हम बात नहीं कर रहे हैं किसी से। हाँ, अगर हमारे विचार से उनका विचार मिलेगा, हमारे अनुसार वो चलेंगे तो अब उनके साथ गठबंधन करेंगे, नहीं तो हम लोग अकेले लड़ेंगे। अब सीटों की जहाँ तक बात है, सीटों में हम लोग जैसे समाज के सबसे तिरस्कृत वर्ग है किन्नर को आज भी लोग मकान किराए पे नहीं देते हैं। किन्नर को भी हम लोग मैदान में लाएंगे, दिव्यांग को भी हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे। पत्रकार बंधुओं को मैं स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज तक कोई भी पार्टी आप लोगों की
इज्जत नहीं की, कभी भी आप लोग को टिकट नहीं दिया। पत्रकार भाइयों को पहली बार फौजी किसान पार्टी टिकट देगी। अगर कोई भी मीडिया कर्मी, पत्रकार भाई, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, फौजी किसान पार्टी आपको टिकट देगी, किसानों को टिकट देगी, मजदूरों को टिकट देगी। और वो भी मैं बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा न किसी से लेगी न देगी। हाँ, हम लोग तन से मन से आपकी समर्थन करेंगे। जहाँ तक धन की बात है, हम लोग क्राउड फंडिंग करके लोगों से चंदा लेके हम लोग उसकी भी मदद करेंगे और हर वर्ग के लोगों को हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे और मैक्सिमम सीटों पे जितना हमारे उम्मीदवार हो पाएंगे हम लोग उस पर चुनाव लड़ाएंगे अपने लोगों को, ताकि हर वर्ग के लोग विधानसभा जाएं, बदलाव हो। चंपारण और बिहार के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? चंपारण और बिहार के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा की संख्या भारत में भी सबसे ज़्यादा बिहार में है। और बिहार में योग्यता तो है। सुपर 30 जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट चलते हैं जिसमें फिल्में बन चुकी है। यहाँ पे एक से कलाकार हैं, एक से एक हर वर्ग के लोग हैं। और मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि बिहार के युवा आप जाग जाइए, बिहार के किसान आप जाग जाइए, बिहार के नौजवान आप जाग जाइए, बिहार के भूतपूर्व सैनिक आप जाग जाइए, बिहार के पत्रकार बंधु प्लीज़ आप अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाइए और फौजी किसान पार्टी का सपोर्ट कीजिए। और फौजी किसान पार्टी बदले में देखिए आप लोग के लिए क्या देती है। ये फौजी का वादा है, अगर हम लोग पूरा करेंगे तो 20 चौराहे पे हम लोग खड़ा करके मारिएगा आप लोग। एक मांग हमें भी आपसे मांगना जी है। बोलिए। लौडिया ये पंचायत लॉगिंग में हो रहा है, एक सेकेंड, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना। आप इसके बाद में आप इनसे मांग कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे फौजी किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना सिंह जी को, जिन्होंने ग्रामीण सुदूर इलाके में आकर अपनी पार्टी की संगठन तथा युवा वर्गों को जोड़ने के साथ साथ विकास की परिचर्चा की। और इनकी जो मंशा झलकी, हम उससे स्पष्ट यह देख रहे हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मैं एस के कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार हद तक।